हेलो फ्रेंड्स। तो कल वाली क्लास में हम बात कर रहे थे। ये जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक त्रिभुज के अंदर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्राइंगल के अंदर, उन सब में क्या क्या स्पेशलिटी होती है, क्या क्या विशेषता होती है उनके अंदर, उन सब के ऊपर हम बात कर रहे थे। हमने सबको एक एक करके देखा था। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमने सबसे पहले बात करी थी केंद्रक की, माध्यिका की बात की थी। माध्यिका को केंद्रक विभाजित करेगा 2:1 में, 2 अनुपात शीर्ष की तरफ और 1 अनुपात सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु की तरफ। ठीक। फिर हमने बात करी थी कि केंद्रक को निकालते कैसे हैं। तो अगर एक त्रिभुज दे रखा है तो तीनों शीर्षों के एक्स का सम, एक्स का योग बटे 3, और उस केंद्रक का वाई आएगा तीनों शीर्षों के वाई का सम अपॉन 3। फिर हमने एक बात ये भी करी थी कि ट्राइंगल के अंदर जो केंद्रक होता है वो ट्राइंगल को 3 समान भागों में विभाजित भी करता है। फिर हमने बात की थी कि सेंट्रॉइड को जो है वो हम निरूपित करते हैं जी के थ्रू। फिर इसके बाद लंब केंद्र की बात करी, ऑर्थो सेंटर की बात करी, और हमने बोला इस केस में कि ऑर्थो सेंटर क्या है। तो हमने कहा था कि ऑर्थो सेंटर जो आएगा ट्राइंगल का, वो क्या आएगा, वो आएगा अपना एल्टीट्यूड्स का मीटिंग पॉइंट, यानी कि जहां पर लंब मिलेंगे तीनों, उन तीनों का जो संगामी बिंदु होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं लंब केंद्र। फिर हमने अंतः केंद्र की बात करी। अंतः केंद्र तीनों शीर्षों के जो कौन संधिभाजक होते हैं उनका संगामी बिंदु होता है, एल्टीट्यूड का, सॉरी, एंगल बाइसेक्टर्स का मीटिंग पॉइंट होता है। इसकी तीनों भुजाओं से दूरी बराबर होती है। निकालते कैसे इसको अभी पढ़ेंगे आज थोड़ा बहुत इसके बारे में, कैसे निकालते हैं इसको। फिर हम बात करेंगे सरकम सेंटर के बारे में, बात करेंगे परिकेंद्र के बारे में। तो परिकेंद्र क्या होता है, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक का संगामी बिंदु। तीनों जो भुजाएं हैं उनके जो लंब समद्विभाजक हैं वो जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम बोलते हैं परिकेंद्र, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर में क्या खूबी होती है, उसकी तीनों शीर्षों से बराबर दूरी रहती है, तीनों वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पर आता है। ये सारी बातें हमने कल वाली क्लास में करी थी। अब इन सबको पढ़ने के बाद कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देख लेते हैं इनके ऊपर, जो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं उन सारी चीजों को। तो एक दो नोट के अंदर लिख लेते हैं, तो उसके बाद फिर हम थोड़े समझेंगे चीजों को। और जब ये पूरा हो जाएगा ये वाला पार्ट, जो बेसिक पार्ट है एकदम स्ट्रेट लाइन का, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे जो भिन्न भिन्न एग्जाम्स में आए हुए हैं आरपीएससी के अंदर। ठीक है, तो नोट में कुछ इस तरह से लिख लेते हैं अपन। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार सवाल जो है इन चीजों के ऊपर आते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखिए आप नोट नंबर जो भी है 1 मान लेते हैं, चलो इसको। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए आप कि हमने अभी बात की थी कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड आता है, जैसे ये ट्राइंगल है तो इसका सेंट्रोइड जो आएगा वो तीनों के एक्स का सम बटे 3, उसका एक्स, और उसका वाई जो आएगा वो तीनों के वाई का सम बटे 3। लेकिन इसमें कुछ विशेष विशेष बिंदु भी होते हैं, विशेष स्पेशल केसेस भी होते हैं। जैसे कि अगर मान लो इक्विलेटरल ट्राइंगल आ गया, अगर मान लो इक्विलेटरल, इसका मतलब क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु, अगर समबाहु त्रिभुज आ गया फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल, उस केस में क्या होता है कि हमारे पास जो जो पॉइंट सरकम सेंटर है वही बन जाएगा ऑर्थो सेंटर, वही बन जाएगा, क्या कहते हैं, वही बन जाएगा इन सेंटर, और वही बन जाएगा ट्राइंगल का सेंट्रोइड। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, बहुत बार हम इस चीज का यूज करते हैं। जैसे अगर हमारे पास ट्राइंगल इक्विलेटरल है, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की, अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की जो लंबाई है वो बराबर है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल क्या हो गया, ट्राइंगल हो गया इक्विलेटरल। और अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल हो गया तो जहां पर उसका सेंट्रोइड आएगा, वो जो बिंदु उसका सेंट्रोइड होगा, यानी कि जो उसका केंद्रक होगा, वही उसका अंतः केंद्र बन जाएगा, वही उसका लंब केंद्र बन जाएगा, और वही उसका बन जाएगा परिकेंद्र। तो एक को निकालेंगे, बाकी सब अपने पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे अगर हम एक को निकाल देंगे। तो जब भी कोई ट्राइंगल अगर हमें दिखाई दिया कि वो ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज है, तो सभी पॉइंट एक ही स्थान पर आ जाते हैं, एक ही जगह पर आ जाते हैं। और अगर अपना ट्राइंगल हो गया आइसोसलस, यानी कि समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब क्या होता है, इसमें दो भुजाओं की लंबाई क्या होती है, इसमें दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर हमारा त्रिभुज जो है वो आ गया समद्विबाहु, ठीक है, अगर अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो अपने पास ये चारों पॉइंट है, ठीक है, जो अपने पास ये सरकम सेंटर है, ऑर्थो सेंटर है, इन सेंटर है, और ये जो सेंट्रॉइड है, ये सारे पॉइंट क्या बन जाएंगे, ये सारे पॉइंट बन जाएंगे कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, एक ही लाइन में, यानी कि संरेखीय।
संरेखीय। तो चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे अगर ट्राइंगल समद्विबाहु है, यानी कि दो भुजाओं की लंबाई बराबर है त्रिभुज के अंदर, या दो एंगल बराबर है, तो सारे पॉइंट एक ही लाइन पर आ जाएंगे। यानी कि जिस लाइन पर सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंटर्ड आ रहे होंगे, उसी लाइन पर ट्राइंगल का इन सेंटर भी आ जाएगा। ये भी काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये है, ठीक है। ये तो हमने जो बात करी वो इक्विलेटरल या आइसोसलेस त्रिभुज के लिए करी। अगर समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज ना हो, कोई भी त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज चाहे वो कैसा भी हो, चाहे उसके एंगल कैसे भी हो, चाहे उसकी भुजाएं कैसी हो, किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, चाहे वो समद्विबाहु भी हो, समबाहु भी, या कुछ भी ना हो, कैसा भी त्रिभुज हो, तो उस केस में हर किसी त्रिभुज के लिए, हर किसी त्रिभुज के लिए एक रिलेशन फॉलो होता है यहाँ पर। किस किस के बीच में एक रिलेशन फॉलो होता है? ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर के बीच में। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर के बीच में। ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर, ये तीनों क्या आते हैं? ये तीनों आते हैं संरेखीय, ये तीनों आते हैं कोलिनियर। संरेखीय आते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा। देखो वहां जो हमने ऊपर वाला पॉइंट लिखा है ना, उसमें तो हमने क्या किया, समद्विबाहु लिखा है, तो वहां ये तीन तो हमेशा ही आएंगे। अगर समद्विबाहु ना भी हो तब भी आएंगे, सॉरी ये तीन नहीं, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, ये तीन तो हमेशा आएंगे चाहे समद्विबाहु हो या ना हो। लेकिन अगर समद्विबाहु हो गया ना, तो ये तीनों जिस लाइन पर आ रहे होंगे ना, उसी लाइन पर इंसेंटर भी आ जाएगा, उसी लाइन पर अंतः केंद्र भी आ जाएगा। तो अभी तो हम हर किसी एक सामान्य त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो सामान्य त्रिभुज के लिए तो क्या होगा, ये तीनों जो बिंदु हैं वो हमेशा एक ही लाइन पर लाई करेंगे। ऑर्थो सेंटर जिसको हम डिनोट करते हैं ओ से, सेंट्रॉइड को हम डिनोट करते हैं जी से, और सरकम सेंटर को हम डिनोट करते हैं सी से। तो ये तीनों एक ही लाइन पर आ जाएंगे, हमेशा कोलिनियर होंगे। और सेंट्रॉइड जो होगा ना, वो इन दोनों को डिवाइड करेगा 2:1 में, यानी कि दो जो रेशियो है वो आएगा ऑर्थो सेंटर की तरफ, और जो एक रेशियो आएगा वो आएगा किसके तरफ, वो आएगा अपना सरकम सेंटर की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। कि अगर कोई ट्राइंगल है हमारे पास, सेंट्रॉइड डिवाइड करेगा ऑर्थो सेंटर को और सरकम सेंटर को 2:1 में। 2 रेशियो जो आएगा वो ऑर्थो सेंटर की तरफ आएगा, और एक जो रेशियो आएगा वो आएगा सरकम सेंटर की तरफ। इस बात को हम डायरेक्टली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं पहले इसके ऊपर, आगे बढ़ने से पहले, फिर आगे और चीजों के डिस्कस करेंगे। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं, फिर आगे बात वाली बात आगे करेंगे, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लो कि जैसे अगर हमारे पास त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, और इस त्रिभुज एबीसी के लिए हमें दिया है कि इस त्रिभुज का जो सेंट्रॉइड है वो हमें दे रखा है 5,6, हमें दे रखा है इस त्रिभुज का ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है 2,7, ठीक है। तो हमें इस त्रिभुज के लिए उस बिंदु को निकालना है, हमें इस त्रिभुज का उस बिंदु निकालना है जिसका इक्वल डिस्टेंस है, यानी कि जो बराबर दूरी पर है, इसका सबसे बराबर दूरी है, इक्वल डिस्टेंस है, किससे? तीनों शीर्षों से, फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस, फ्रॉम ऑल थ्री वर्टाइसेस। उस बिंदु को निकालना है इस ट्राइंगल के अंदर जिसकी तीनों शीर्षों से बराबर दूरी है। तो हमने अजी अभी पढ़ा इस चीज को, आज ही सीखा हमने कि ट्राइंगल में ऐसा बिंदु कौन होता है भाई? तो ट्राइंगल में ऐसा बिंदु होता है यार सरकम सेंटर, है ना। आज नहीं, मतलब लास्ट क्लास में हमने ये चीज पढ़ी थी कि ट्राइंगल के अंदर ऐसा बिंदु कौन होता है, तो ऐसा बिंदु होता है सरकम सेंटर। अगर शीर्षों से बात हुई है तो सरकम सेंटर, अगर भुजाओं से दूरी की बात करता तो उस केस में आंसर आता अपना अंतः केंद्र, ठीक। तो अभी हमें क्या निकालना है? अभी हमें सरकम सेंटर को निकालना है, यानी कि हमें परिकेंद्र को निकालना है। अपना टारगेट क्या है इस क्वेश्चन में? परिकेंद्र को निकालना है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे अपन उस केस में? अब ये दिमाग में जो भी हमने ये रूल पढ़ा था, जो फॉर्मूला पढ़ा था, वो दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। तो हमने भी क्या पढ़ा था यार कि ओ जो होता है और सी जो होता है, उनको जी जो है वो डिवाइड करता है 2:1 में। ये अनुपात तो ध्यान रहने चाहिए, साथ में ये भी ध्यान रहना चाहिए कि किसकी तरफ कितना है। ओ की तरफ 2 है और सी की तरफ 1 है, ठीक है। चलो अब तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। तो ऑर्थो सेंटर कितना दिया हुआ है? तो ऑर्थो सेंटर हमें दे रखा है 2,7। सेंट्रॉइड दे रखा है कितना? सेंट्रॉइड क्वेश्चन में दे रखा है 5,6। और सरकम सेंटर नहीं दे रखा। तो जो नहीं दे रखा होता कुछ मान लेते हैं उसको। तो मैंने मान लिया लेट सरकम सेंटर को, मैंने क्या मान लिया? कुछ भी मान लो, ए कॉमा बी मान लिया मैंने उसको। तो मैंने सरकम सेंटर को क्या मान लिया? ए कॉमा बी मान लिया। अब क्या करेंगे? अब जो विभाजन वाला फॉर्मूला है, जो डिवीजन वाला फॉर्मूला, उसका उपयोग कर लेते हैं। तो उसका यूज करेंगे तो हम क्या बोलेंगे कि जो विभाजित कर रहा है, विभाजित तो जी कर रहा है इनको, ओ और सी को, 2:1 में। तो जी का जो एक्स है वो कितना है? 5 है। किसके बराबर आएगा? जी का एक्स क्या आएगा? तो ओ की तरफ 2, सी की तरफ, मतलब रेशो ओ की तरफ 2 है, और सी का जो एक्स है वो कितना? ए है। तो कितना आ गया? 2 × ए, तो 2a आ गया। सी की तरफ 1 है, और ओ का जो एक्स है वो कितना है? 2 है, तो 1 × 2 कितना आ गया? 2 आ गया। डिवाइड में क्या आएगा? दोनों अनुपातों का सम, तो 3 आ गया।
तो ये तो g का x हो गया। अब g का y कितना आएगा, 6 आएगा, तो उसके लिए भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो रेशियो है o की तरफ। अब y है तो इसमें y कोऑर्डिनेट लेंगे, है ना, तो पहले c का y लेंगे क्योंकि रेशियो 2 ले रहे हैं अपन, तो 2 इंटू बी, तो 2 भी आ गया, ठीक है, प्लस क्या आएगा 1 इंटू 7, तो ये 7 आ गया, और डिवाइड में यहाँ भी कितना आएगा, डिवाइड में यहाँ भी 3 आएगा। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 तिया 15, तो 15 बराबर 2a प्लस 2, और ये आ गया 6 तिया 18, 18 बराबर 2b प्लस 7, ठीक है। तो ए की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 13/2 आ गई यहाँ से, और बी का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, वो आ गया 11/2। तो ये आएंगे अपने पास कोऑर्डिनेट उस बिंदु के, उस पॉइंट के जो तीनों भुजाओं से, तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है, तीनों वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, वो होता है सर्कम सेंटर। हमें वही निकालना था, तो सर्कम सेंटर कितना आ गया, तो वो आ गया 13/2, 11/2। ये आ गया इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने इस ट्राइंगल का जो है वो सर्कम सेंटर भी निकाल दिया, ठीक है। तो सबको बात समझ में आई होगी। अब मैक्सिमम यहाँ पर जो डाउट आ रहा होगा सबको वो ये आ रहा होगा कि सर ये तो आपने क्या किया, ये तो भाई मैंने दो बिंदु दे दिए और एक पूछ दिया, ठीक है। अगर मान लो कोई त्रिभुज आ गया हमारे पास, कोई भी एक त्रिभुज, और फिर वो हमसे पूछे कि बताओ भाई इस त्रिभुज में का केंद्रक क्या है, इस त्रिभुज का लंब केंद्र क्या है, इस त्रिभुज का परिकेंद्र क्या है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा भी करते हैं कि जब सब कुछ ही अननोन है, मतलब सिर्फ हमें त्रिभुज दे रखा है और हमें सब कुछ खुद से निकालना है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। तो देखो, जैसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे ले लिया कि अगर मान लो हमारे पास एक ट्राइंगल है एबीसी, त्रिभुज है एबीसी, ए दे रखा है हमें 0,0, मतलब ए जो पॉइंट है उसके जो शीर्ष हमें दे रखे हैं, जो हमें उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो दे रखे हैं 0,0, बी हमें दे रखा है 3,6, और सी हमें दे रखा है 0,4। ये हमें दे दिए इस ट्राइंगल के तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स। पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि भाई तीनों साइड्स की लेंथ निकालो, फाइंड लेंथ ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ए बी का, बी सी का और ए सी का, इन तीनों का लेंथ निकालो। पहला सवाल तो ये आ गया। सवाल नंबर 2 ये आ गया, हमें निकालना है इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होगा वो निकालना है। सेंट्रॉइड का मतलब क्या होता है, हमें निकालना है केंद्रक, कि केंद्रक क्या आएगा इस त्रिभुज का। सवाल नंबर 3 क्या आ गया इसी में, कि हमें निकालना है इस त्रिभुज का परिकेंद्र क्या आएगा, यानी कि सरकम सेंटर कितना आएगा अगर इंग्लिश में बात करी जाए तो। और एक हमें निकालना है इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र, ये कितना आएगा। तो ये चारों बिंदुओं के निर्देशांक हमें निकालने हैं इस त्रिभुज के अंदर, ठीक है। सो चारों नहीं, 3 के। अंतर केंद्र भी निकाल सकते हैं, लेकिन अंतर केंद्र थोड़ा बाद में पढ़ते हैं, आज ही पढ़ लेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में पढ़ते हैं अंतर केंद्र को, ठीक है। ये 3 अपन बहुत इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे तो सब लोग देखो यहाँ पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही सरल है, तीनों भुजाओं की लंबाई निकालनी है, तो बहुत ही सरल सवाल है ये तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। तो आंसर, तो ये दे रखा है त्रिभुज, ये हमारे पास हमने त्रिभुज ऐसे मान लिया, ए बी सी, कहीं भी मान लिया ए बी सी को। तुम आप चाहो तो प्रॉपरली प्लॉट कर सकते हो, तुम चाहो तो, बाकी मैंने अभी ऐसे ही कहीं भी ऐसे ए बी सी मान लिया, ठीक है। तो ए दे रखा है अपने को 0,0, जो बी यहाँ पे सवाल में दे रखा है वो क्या दे रखा है, वो दे रखा है 3,6, सी दे रखा है 0,4। पहला सवाल क्या पूछ रहा है, तीनों भुजाओं की लंबाई। तो पहले ए बी की लंबाई निकालते हैं। तो ए बी की लंबाई का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच का दूरी, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो जो लंबाई है वो दूरी तो हो गया ए और बी के बीच का। तो सिंपली अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी होगी तो क्या यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो लगा दिया मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या आएगा उसका आंसर, तो √3 माइनस 0 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 आ गया। और ये कितना आ गया 6 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये 36 आ गया। तो ये आ गया √45, ठीक है। तो ये कितना आएगा, √45 कितना होता है, तो ये हो गया 9 × 5, तो ये 3√5 आ गया। मतलब ए बी भुजा की लंबाई जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 3 गुना √5, ठीक है। ऐसे अगर मैं बीसी भुजा की लंबाई निकालूं, तो बीसी भुजा की लंबाई का मतलब क्या होता है, बी और सी के बीच की दूरी। तो यहां भी क्या करेंगे अपन, यहां भी वही डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों के बीच का दूरी निकालेंगे, बी और सी के बीच का। तो निकालते हैं दूरी, तो कितना दूरी आएगा, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो ये 9 आ गया, ठीक है। और ये कितना आएगा 6 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, तो ये कितना आ गया √13 आ गया। तो ए बी का लंबाई 3√5, बी सी का लंबाई √13। अब आ जाओ एसी पर, तो कितना लंबाई आएगा एसी का, तो एसी का मतलब क्या हुआ, जो ए और सी के बीच की दूरी है वो निकालनी है। तो ए तो दे रखा है 0,0, और सी क्या दे रखा है अपने को, सी दे रखा है अपने को 0,4, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये तो 0 हो गया। और प्लस में क्या आएगा, प्लस में आएगा 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो गया। तो कितना आ गया √16, 4 आ गया। तो ऐसे हमने क्या किया, तीनों भुजाओं की लंबाई निकाल दी। अब एक चीज यहाँ पे सब लोग समझना, देखो अगर मान लो ये तीनों लंबाई बराबर आ जाती, जैसे अगर ये 3√5 है
तो ये भी 3√5 आ जाता, और मान लो AC भी 3√5 ही आ जाता। तो उस केस में क्या होता, अगर तीनों लंबाई बराबर आ जाती तो ये ट्राइंगल बन जाता अपने पास, कौन सा ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाता तो हम सिर्फ इसको निकालते, बस केंद्रक को। फिर हम क्या करते, सिर्फ केंद्रक को निकालते और हम बोल देते, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो केंद्रक आएगा वही क्या आएगा, वही इस ट्राइंगल का परिकेंद्र आ जाएगा, और वही आ जाएगा इस त्रिभुज का लंब केंद्र। तो हम एक बिंदु को निकालते, किसको, केंद्रक को, और जो केंद्रक आता वही परिकेंद्र, लंब केंद्र, सब वही बन जाता, अंत केंद्र भी वही बन जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा हुआ नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, हमें सबको निकालना पड़ेगा, सबके ऊपर जो है बारी बारी से काम करना पड़ेगा। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। अब सेकंड नंबर सवाल पर आते हैं इसके पर। तो सवाल नंबर सेकंड पर क्या होगा, हमें इसका केंद्रक निकालना है। केंद्रक, तो केंद्रक तो अपन जानते हैं, अभी पढ़ा है कि केंद्रक या सेंट्रॉइड को कैसे निकालते हैं। तो केंद्रक या सेंट्रॉइड को निकालने का सिंपल तरीका होता है कि जो तुम्हारे पास त्रिभुज है उसके तीनों एक्स का सम ले लो, उसको 3 से डिवाइड कर दो, और तीनों के वाई का सम लेके उसको 3 से डिवाइड कर दो। तो ए का एक्स 0, 0 + 3 + 0, तो ये 0 + 3 + 0/3, और तीनों के y का सम बटे 3। तो ए का y 0, बी का y 6 और सी का y 4, तो 0 + 6 + 4/3, तो ऐसे आ गया। तो कितना आ गया बताओ ये, तो ये तो आ गया 1, और ये कितना आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास कितना, ये आ गया अपने पास 10/3। कितना आ गया भाई, 10/3। तो ये आ गया इसका केंद्रक, ये आ गया भाई, ठीक है। अच्छा, अब अगले सवाल पर आ जाते हैं, सवाल नंबर 3 पर। ठीक है, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें परिकेंद्र निकालना है कि इसका कितना परिकेंद्र आएगा। ठीक है, अब देखो, हालांकि परिकेंद्र हम आगे जब हम इक्वेशन पढ़ लेंगे लाइन की, तो और भी बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं परिकेंद्र को भी, लंबे केंद्र को भी, जब हम समीकरण निकालना सीख लेंगे किसी स्ट्रेट लाइन का, सरल रेखा का। ठीक है, लेकिन अगर हम अभी जैसे मैं आपको क्वेश्चन बाद में भी करवाऊंगा, लेक्चर नंबर 4 या 5 में भी करवाऊंगा, जब हम समीकरण निकालना सीख लेंगे उसके बाद में। लेकिन अभी भी हम समीकरण निकाले बिना भी इस सवाल को कर सकते हैं, बहुत आसान सवाल है। हम क्या करेंगे, पहले इसका परिकेंद्र निकालेंगे, परिकेंद्र निकाल लेते हैं पहले। अब परिकेंद्र अगर निकालना है तो परिकेंद्र कैसे निकालना है, तो परिकेंद्र के लिए जो परिकेंद्र की परिभाषा थी, जो उसकी डेफिनेशन थी, उसका यूज करेंगे हम। जो हमने डिफाइन जिस तरह से किया था, जो प्रॉपर्टी थी उसकी, उसका यूज करेंगे हम। तो हमने देखो परिकेंद्र के बारे में बात की थी कि सरकम सेंटर हो या परिकेंद्र एक ही बात है। इसमें हम क्या बोलते हैं कि परिकेंद्र की तीनों शीर्षों से बराबर दूरी होती है, तीनों तीनों शीर्षों से समान दूरी होती है किसकी, परिकेंद्र की। जितनी दूरी इसकी ए से आएगी, उतनी दूरी इसकी बी से आएगी, उतनी दूरी इसकी सी से आएगी, तीनों वर्टाइसिस से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। कौन, सरकम सेंटर, इतना हमने बात किया था। तो इसी बात का हम यूज कर लेते हैं अभी। तो ट्राइंगल हमारे पास था इस तरह से एबीसी, हमें इसका परिकेंद्र निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों से समान दूरी कर लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, कुछ मान लेते हैं परिकेंद्र को, है ना। तो मैंने मान लिया कि जो इसका परिकेंद्र, कुछ उसके मैं कोऑर्डिनेट्स कुछ मान लेता हूं। तो मैंने मान लो उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ में, मैंने मान लो एक्स कॉमा वाई मान लिया, कुछ भी मान लो, ए कॉमा बी मान लो, एक्स कॉमा वाई मान लो, कुछ भी मान लो, मैंने एक एक्स कॉमा वाई मान लिया। अब इसमें क्या खूबी होगी, तीनों शीर्षों से समान दूरी आएगी इसकी। तो पहले इस परिकेंद्र की ए से दूरी निकालो, पहले परिकेंद्र की दूरी निकाली ए से। हम इस बात का यूज कर रहे हैं कि तीनों से समान दूरी है शीर्षों से। तो पहले परिकेंद्र की दूरी ए से निकाली, ए कितना है, 0,0। कैसे निकालते हैं दूरी, 2 पॉइंट का, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए। तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ये आ गया इसका ए से दूरी। अब क्या करेंगे, अब दूरी निकालेंगे बी से। तो x, y का दूरी निकालेंगे बी से, तो b 3,6 है, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब दूरी निकालेंगे इसका किससे, अब दूरी निकालेंगे इसका सी से। सी कौन है, 0,4, तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर, ये इसका सी से दूरी आ गया। ठीक है, अब क्या करो भाई, अब इन तीनों की तुम स्क्वायरिंग कर दो, क्योंकि हमें यहाँ से x और y को निकालना है। तो सब रूट में है, तो रूट को तो रिमूव करना पड़ेगा, रूट को तो हटाना पड़ेगा, तभी हम काम कर सकते हैं। तो हमने हर तरफ वर्ग कर दिया, तीनों तरफ वर्ग कर दिया। जैसे वर्ग किया तो ये रूट हटेगा, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। इसका वर्ग करेंगे तो यहां से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। इसका वर्ग करेंगे तो यहां से भी अंडर रूट हट जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो अब तीन मेरे पास बराबर आ चुके हैं, तीन जो है मेरे पास, तीन एक्सप्रेशन, तीन जो क्या कहते हैं पद लिखे हुए हैं, वो बराबर लिखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, दो दो को इक्वल करेंगे। तो एक बार किसी भी एक दो को इक्वल कर लो। जैसे एक बार तो मैंने पहले और दूसरे को इक्वल कर दिया, पहले और दूसरे को। ठीक है, तो पहला कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दूसरा कौन है, ये x - 3 वाला, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब अगर मैं इसको खोल दूं
ओपन करते हैं, इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आएगा, और ये वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 आएगा। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, तो कितना आ गया फाइनली, सबको एक तरफ भेज दिया, तो 6x प्लस 12y बराबर 45, ये आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते तो 3 से डिवाइड भी कर दो इसको, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2x आएगा, ये 4y आएगा, और ये आ जाएगा 15। तो पहले और दूसरे को बराबर करने पर मेरे पास एक समीकरण ही आ गया। अब क्या करो, पहले और तीसरे को इक्वल कर दो यार, ठीक है। अब पहले और तीसरे को इक्वल कर दो, ठीक है। तो पहले और तीसरे को इक्वल कर दिया, तो पहले में क्या लिखा हुआ है, पहले में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, तीसरे में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये लिखा हुआ है तीसरे में। तो इन दोनों को भी इक्वल कर दिया, तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, इसको खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 ऐसे आ गया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, इसको इधर भेज दो, तो 8y बराबर 16 आ गया। अगर 8y बराबर 16 आ गया तो y तो 2 के बराबर ही आ गया, y तो 2 के बराबर आ गया। अब देखो, तो किसी के दिमाग में होगा कि सर सेकंड और थर्ड को भी इक्वल कर देते, तो कोई मतलब ही नहीं है। जब फर्स्ट सेकंड के बराबर हो गया और फर्स्ट थर्ड के बराबर भी हो गया, तो फिर सेकंड और थर्ड के बराबर अपने आप ही हो जाएगा, तो उसमें हमें कुछ अलग से नहीं मिलेगा, कुछ अलग से नहीं मिलेगा। तो बस हम इन दोनों से काम चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास देखो दो ही अननोन है, दो ही हमें निकालने हैं, एक्स और वाई निकालने हैं, और दो ही समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। जितने अगर अननोन होते हैं, अगर उतनी समीकरण हमारे पास आ जाएं, तो हमारे काम चल जाता है। तो एक तो y की वैल्यू 2 आ चुकी है, और एक ऊपर क्या है अपने पास, ऊपर अपने पास एक समीकरण ये भी है, 2x प्लस 4y बराबर 15, तो इसका भी यूज कर लो। तो 2x प्लस 4y बराबर 15, और y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू 2 है, तो डाल दो 2 इसके अंदर। तो 2x प्लस कितना आ गया, 2x प्लस 8 बराबर 15, तो 2x बराबर 7 आ गया। तो x कितना आ गया बोलो, तो x 7/2 आ गया, ठीक है। x क्या आ गया, 7/2। तो बस इस तरह से हमने क्या किया, इसका सरकम सेंटर निकाल दिया। सरकम सेंटर यानी कि परिकेंद्र को हमने क्या लिया था, x, y लिया था, तो x तो कितना आ गया उसका, x तो 7/2 आ गया, और y कितना आ गया उसका, y यहाँ से 2 आ गया, ठीक है। तो x तो 7/2 और y कितना आ गया, y उसका 2 के बराबर आ गया। तो ये सारी चीजें देख ली हमने। हालांकि एक आसान तरीका भी पढ़ेंगे जो हम समीकरण निकालना सीख जाएंगे, लेकिन इससे भी हम कर सकते हैं, ये भी बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो ये परिकेंद्र हमने निकाल दिया, थर्ड पार्ट कर दिया इस सवाल का। अब आते हैं चौथे पार्ट पर, जिसमें हम निकालेंगे इस त्रिभुज का लंब केंद्र, जिसमें हम निकालेंगे इस त्रिभुज का लंब केंद्र। अब अगर देखो, अब तुम्हारे दिमाग में यार आना चाहिए इस तरह से, है ना, कि दो चीजें अगर मिल चुकी हैं मुझको, और जैसे मेरे पास परिकेंद्र भी आ चुका है, मेरे पास केंद्रक भी आ चुका है, तो अब मैं जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना, वो वाला जो रेशियो वाला, OGC 2:1, उसका यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने क्या सीखा था कि भाई जो O और C होते हैं ना, इनको जो G है वो किस रेशियो में डिवाइड करेगा, वो डिवाइड करेगा 2:1 में। अब हमारे पास है क्या, नहीं है, O नहीं है, कुछ मान लो O को, जैसे मैंने O को P, Q मान लिया, क्या सेंट्रॉइड है, क्या क्या जी है क्या, तो आंसर है बिल्कुल है। कितना है सेंट्रॉइड भाई, कितना था सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड आया था 1,10/3, सेंट्रॉइड आया था 1,10/3, और सरकम सेंटर कितना आया था 7/2, 2 आ गया था। अब क्या करेंगे, अब लगा देंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला, तो बस विभाजन फॉर्मूला लगा देंगे। तो उससे हम क्या बोलेंगे, सेंट्रॉइड का एक्स कितना है, 1 है, क्या आया होगा बताओ तो वो आया होगा, लगा सकते हैं विभाजन फॉर्मूला, तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/2 से, ठीक है, प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे पी से। अब इतना सबको आना चाहिए यार, अब इतना पढ़ रहे हैं अपन, तो ये तो बहुत बेसिक चीज है। अगर ये भी नहीं आएगा सेक्शन फॉर्मूला, तो फिर दिक्कत है, मतलब, ठीक है। तो पहले आप अपना सेक्शन फॉर्मूला अगर नहीं आता तो उसको थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, क्योंकि ये तो यूज होता ही रहेगा इस पूरे चैप्टर में। फिर ये कितना आ गया, 2+1, ये कितना आ गया, ये 3 आ गया, ठीक है। फिर अपन इस पर बात करें आगे, किसकी बात करें अपन, सेंट्रॉइड के y की बात करें, तो उसका y 10/3 है, और वो कैसे निकलेगा, 2 × 2 4 प्लस 1 × Q, तो Q आ गया, और डिवाइड में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो अब देख लो, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो कितना आ गया ऊपर, 7 + P बराबर 3, तो P तो -4 आ गया, और ये कितना आ गया, Q बराबर 6 आ गया। तो बस ये आ गया इस ट्राइंगल का क्या, ये आ गया इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर। कितना आ गया भाई ऑर्थो सेंटर, -4,6। तो अब हमने सीख लिया है कि अगर हमें त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक दे रखे होंगे, तीनों शीर्षों के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें दे रखे होंगे, तो किस प्रकार हम उस ट्राइंगल का केंद्रक, परिकेंद्र और लंब केंद्र निकालते हैं। मेरे हिसाब से आप सबको समझ में आ गया होगा। सभी लोग इस टेक्निक का यूज करके किसी भी ट्राइंगल का, चाहे वो कैसा भी त्रिभुज हो, हर त्रिभुज का परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक जो है वो आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने अंतः केंद्र की बात नहीं करी, तो चलो उसकी बात भी कर लेते हैं कि अंत्य केंद्र कैसे निकालते हैं ट्राइंगल का, ठीक है। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें ट्राइंगल का इन सेंटर निकालना है,
अगर हमें निकालना है ट्राइंगल का इन सेंटर, तो वो कैसे निकालते हैं? कोई भी त्रिभुज हमारे पास आ गया अगर एबीसी, और हमें उसका इन सेंटर यानी कि अंतः केंद्र निकालना है, तो वो कैसे निकाला जाएगा? ठीक है, तो तुम एक ऐसे देखो इसको, जैसे अगर मान लो ये त्रिभुज है एबीसी, ये त्रिभुज है एबीसी, ए के जो शीर्ष है मान लो वो x1 कॉमा y1 है, बी के जो शीर्ष है वो x2 कॉमा y2 है, और सी के जो शीर्ष है वो x3 कॉमा y3 है। ठीक है, मान लो जो बीसी की लंबाई है, देखो देखो हम जनरली तुम सब लोगों ने पढ़ा होगा इस तरह से यार, कि जो बीसी है वो ए के सामने है, तो इसकी लेंथ को हम लिखते हैं जनरली स्मॉल ए से, स्मॉल ए से इसकी लेंथ को निरूपित या डिनोट करते हैं अपन। ऐसे ये जो ए सी भुजा है ये बी के सामने है, बी वर्टेक्स के सामने, तो इसकी जो लेंथ है उसको हम डिनोट करते हैं किसके थ्रू? उसको डिनोट करते हैं स्मॉल बी के थ्रू। ऐसे जो ए बी भुजा है ये किसके सामने? ये सी के सामने, तो इसकी लेंथ को हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल सी के थ्रू। इसकी लंबाई को भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो अगर, क्योंकि देखो मैं ये लेंथ की बात यहाँ पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस फॉर्मूले में जो ये अंतः केंद्र का फॉर्मूला या जो सूत्र आने वाला है उसमें इन लंबाइयों का यूज करेंगे, लंबाइयों का उपयोग करना पड़ता है। तो जो अंतः केंद्र का जो एक्स कोऑर्डिनेट आता है, एक्स कोऑर्डिनेट है ना, अंतः केंद्र जो बनेगा त्रिभुज का, उसका जो एक्स आएगा वो क्या आएगा? देखो देखो, ए का एक्स ले लो, ए का एक्स कितना है? x1, उसको मल्टीप्लाई करो, उसका गुणा करो सामने वाली भुजा की लंबाई से, तो ए का एक्स x1 है, मल्टीप्लाई किया सामने वाली भुजा की लंबाई से, तो ए आ गया, तो ए इंटू x1 आ गया। ठीक है, ऐसे ही बी का एक्स ले लो, x2 है, मल्टीप्लाई करो सामने वाली भुजा की लंबाई से, सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी? बी, तो बी x2 आ गया। ठीक है, फिर सी का एक्स ले लो, कितना? x3, गुणा करो सामने वाली भुजा की लंबाई से, तो कितना आ गया? सी x3 आ गया। और डिवाइड में क्या आएगा? डिवाइड में या विभाजन में क्या आएगा? डिवाइड में आएगा तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तो डिवाइड में आ गया a प्लस बी प्लस सी। ये क्या आ गया? ये इस अंतः केंद्र का क्या आ चुका है? ये इस अंतः केंद्र का एक्स कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुका है। इस तरह से हमने क्या किया? अंतः केंद्र का एक्स निकाल दिया। सेम काम करेंगे वाई कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए। तो देखो हम क्या करेंगे, जैसे अब वाई पे काम करेंगे पूरा, तो ए का वाई कितना है? y1 है, सामने वाली भुजा की लंबाई क्या है? a, तो क्या करेंगे अपन? a को मल्टीप्लाई करेंगे y1 से। ठीक है, b का y कितना है? y2 है, सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है? b है, तो मल्टीप्लाई करेंगे b को y2 से। c की सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी है? c है, मल्टीप्लाई करेंगे y3 से, तो c y3 आ गया। डिवाइड में आएगा तीनों भुजाओं की लंबाई का योग, तो यह आ गया अपना। इस तरह से क्या निकाल दिया हमने? इस तरह से इस त्रिभुज का जो अंतः केंद्र है वो भी हमने निकाल दिया। तो अंतः केंद्र में हम क्या करते हैं, जो कोऑर्डिनेट्स हैं एबीसी के उनका तो यूज करेंगे ही करेंगे, साथ में जो भुजाओं की लंबाई है उसका भी क्या करते हैं? उसका भी उपयोग करते हैं और वहां से आंसर निकालते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो इसके ऊपर, है ना। एक सिंपल सा क्वेश्चन भी, चलो क्वेश्चन अभी थोड़ा बाद में करते हैं, क्वेश्चन भी करेंगे अभी इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा बाद में करते हैं। उससे पहले एक और नोट लिख लीजिए आप, एक और नोट। ठीक है, ये नोट भी मतलब काफी काम का है, काफी जगह इसका भी हम जो है डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो एक और नोट आप लिख लीजिए। तो देखो अभी तक हमने जो बात करी थी ना, जैसे हमने देखो ऊपर जो बात करी थी, वो हमने बात करी थी कुछ विशेष प्रकार के त्रिभुजों की। जैसे हमने बात करी थी कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा? सारे बिंदु एक ही जगह पर आ जाएंगे। आइसोसेलेस में क्या होगा? सारे बिंदु एक ही लाइन में आ जाएंगे। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो बात किसके ऊपर करने जा रहा हूँ? अब मैं बात करने जा रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? समकोण त्रिभुज की। इसमें क्या होता है, इसमें क्या खूबी है इसके अंदर, वो देखने वाले हैं। ठीक है, जैसे मान लो अगर मेरे पास ये आ गया समकोण त्रिभुज एबीसी। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक एंगल 90 डिग्री होता है कोई भी। तो जैसे मैंने मान लिया कि ये एंगल ए ही 90 डिग्री है, एंगल ए क्या है? 90 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हमने देख लिया कि भाई समकोण त्रिभुज हमारे पास बन रहा है, अब पता है पहली बात तो किस तरह पता कैसे चलेगा कि कोई, अगर हमें मान लो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं एबीसी के, तो हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हम पता कैसे चलाएंगे कि वो त्रिभुज समकोण है? तो अगर समकोण त्रिभुज होगा तो उसमें फिर पाइथागोरस थ्योरम लग रही होगी, पाइथागोरस थ्योरम। यानी कि हम समकोण त्रिभुज की पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान हम करेंगे कि जैसे अगर मान लो दो भुजाओं के स्क्वायर का सम, दो भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर तीसरी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ गया, तो अगर ऐसा काम हो रहा है तो ये तो फिर किसमें होता है पक्का? ये तो पक्का समकोण त्रिभुज के अंदर ही होता है। तो अगर किसी त्रिभुज के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, ये वाला गुण उसके अंदर है, तो वो पक्का निश्चित तौर पर त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा। तो अगर हम भुजाओं की लंबाई निकाल दें, जैसे मान लो मेरे पास एक भुजा की लंबाई जो है वो 6 आ जाए, एक दूसरे की मान लो 7 आ जाए, और तीसरे की जो लंबाई है वो कितनी आ जाए? वो आ जाए मेरे पास वो मेरे पास जो आ जाए वो आ जाए कितना? 85 आ जाए, √85।
ठीक है, वो मेरे पास √85 आ गया। ठीक है, अगर मेरे पास त्रिभुज दे रखा है एक, जिसकी एक भुजा की लंबाई 6, एक की 7 और एक की √85 लेंथ है, तो ये तीनों क्या है, इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 85 के बराबर ही आएगा। तो ये तीनों भुजाओं को देख के हम बोल सकते हैं कि त्रिभुज कैसा है अपना, त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज को देखने का ये तरीका होता है। ठीक है, अब मान लो हमने देख लिया कि त्रिभुज समकोण है, मतलब ये वाला काम उसके अंदर हो रहा है, दो भुजाओं का स्क्वायर का सम जो है वो तीसरी भुजा के बराबर आ रहा है, ऐसा हम देख चुके हैं, ऐसा हमें पता चल चुका है। तो उस केस में देखो हम क्या करेंगे, तो उस केस में देखो जो उस समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र आता है, लंब केंद्र जो उस समकोण त्रिभुज का आएगा, वो वही बिंदु हो जाएगा जहां पर समकोण है। ठीक है, यानी ट्राइंगल का वही बिंदु बन जाएगा, त्रिभुज का वही बिंदु हो जाएगा जहां पर समकोण है। जैसे अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूं, तो यहाँ पर देखो 90 जो लंब है, जो 90 डिग्री का कोण है वो कहां पर है, वो ए बिंदु पर है। तो लंब केंद्र क्या आ जाएगा इसका, लंब केंद्र इसका ए ही आ जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल का वही पॉइंट बन जाएगा। देखो कैसे बोल सकते हैं इस बात को, तो हमने अभी बोला था कि अगर हम एक शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालें तो वो जहां मिलते हैं तो उसको हम लंब केंद्र बोलते हैं। तो अगर तुम देखो, अगर मैं सी से डालूं ए बी पर परपेंडिकुलर, मैं ए बी पर लंब डालूं तो वो कौन है, तो वो तो सी ही तो है यार, वो सी ही है सिमिलरली। ठीक है, अगर मैं ऐसे बी से डालूं लंब ए सी पर तो वो कौन है, तो वो बी ही है। ठीक है, और एक में डालूंगा लंब ए से सामने वाली भुजा पर तो वो ये ऐसे आ गया। तो बताओ ये तीनों लंब कहाँ मिल रहे हैं, देखो सी ए लंब है, एक ए बी लंब है और एक इसको मैंने डी मान लिया तो ए डी लंब है। तीनों कहाँ मिल रहे हैं, तीनों ए पर ही मिल रहे हैं ये तीनों। और तीनों जहां मिलते हैं लंब, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को लंब केंद्र बोलते हैं। तो इसीलिए जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा उसी को हम लंब केंद्र मान लेंगे। मतलब हम बिना इतना सब कुछ काम किए, जो हमने अभी जिस सवाल में इतना सारा काम किया ना, इतना काम करे बिना इससे करेंगे तब भी वही आंसर आएगा। लेकिन जरूरत क्या करने की, जब पता ही है कि यार यहीं पे 90 डिग्री बन रहा है तो यही लंब केंद्र होगा, तो ये हम डायरेक्टली बोल देंगे जहां पर 90 डिग्री का कोण बनेगा वही लंब केंद्र आएगा। दूसरी बात, इस त्रिभुज का जो परिकेंद्र आएगा, परिकेंद्र, परिकेंद्र जो आएगा यानी कि इसका जो सरकम सेंटर आएगा वो क्या आएगा, वो इसके कर्ण का मध्य बिंदु आएगा। कर्ण यानी कि हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कौन है यहाँ पर, बीसीएस ट्राइंगल में, तो वो क्या आ जाएगा, वो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु किसका आ जाएगा भाई, तो वो बीसी का मध्य बिंदु आ जाएगा। जो बीसी भुजा है इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या बनेगा, वो इस त्रिभुज का परिकेंद्र बन जाएगा। ठीक है, अगर ये वाली बात भी अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो परिकेंद्र के लिए हमने क्या बात करी थी कि एक त्रिभुज होता है जो तीनों शीर्षों से पास करता है। तो एक त्रिभुज मैंने ले लिया जो तीनों शीर्षों से मैंने पास करवा दिया उसको, ये मैंने त्रिभुज ले लिया। इसका जो केंद्र आता है, इस त्रिभुज का जो केंद्र आएगा वही क्या बनेगा, वही ट्राइंगल का परिकेंद्र बनेगा। तो अब तुम मुझे बताओ इस त्रिभुज का डायमीटर क्या है, तो इस त्रिभुज का व्यास क्या है, व्यास तो व्यास इसका बीसी इसका व्यास है, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है इसके परिधि पर। ठीक है, और कोई भी जीवा अगर 90 डिग्री का कोण बनाए वृत्त की परिधि पर, तो उस जीवा को या कॉर्ड को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। तो बीसी इसका डायमीटर हो गया, और अगर बीसी डायमीटर हो गया तो बीसी का मध्य बिंदु ही क्या आएगा, केंद्र आएगा। ये डायमीटर का मध्य बिंदु ही केंद्र होता है। ठीक है, तो इसीलिए बीसी का मध्य बिंदु क्या आ गया, केंद्र आ गया। अगर समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, तुम डायरेक्टली ध्यान रखो इस चीज का कि अगर समकोण त्रिभुज है तो जहां पर समकोण होगा वो होगा लंब केंद्र, और जहां पर बीसी का मध्य बिंदु आएगा वो आएगा परिकेंद्र। रही बात केंद्र की, तो वो तो अपन ऐसे ही निकाल सकते हैं इजीली, तीनों के x का सम बाई 3, तीनों के y का सम बाई 3, या फिर अगर दोनों ये आ गए तो वो 2:1 वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, उससे भी तुम्हारे पास केंद्र आ जाएगा। तो बहुत तरीके हैं निकालने के। तो ठीक है, तो इन दोनों को हम यूज करके लंब केंद्र परिकेंद्र को निकाल सकते हैं। अगर रही बात अंत केंद्र की, तो वो तुम्हारे पास फॉर्मूला हमने सीखा ही अभी, x को मल्टीप्लाई करेंगे सामने वाली भुजाओं की लंबाई से सारे x को, फिर डिवाइड में तीनों की लंबाई का योग आएगा। इस तरह से काम करके हम अंत केंद्र को भी निकाल सकते हैं। तो ये सारा काम हम तभी कर सकते हैं जब त्रिभुज कैसा है, जब त्रिभुज अपने पास समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर भी, ताकि चीजें आपको एकदम ध्यान रहें, कहीं दिक्कत ना आए। ठीक है, देखो मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो क्वेश्चन सारे जो है इन्हीं प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है जो एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज है वो सारी आपको एकदम दिमाग में प्रॉपर वे में रखनी है, ताकि क्वेश्चंस जो है वो बहुत इजीली हो जाए और बहुत मतलब कम समय में हो जाए हमसे। एक सिंपल सा सवाल ले लेते हैं चलो। ठीक है, कि जैसे मान लो अगर हमारे पास अ, एक त्रिभुज है एबीसी, उसमें जो पॉइंट ए है मान लो वो है हमारे पास 4,0 है ना, एक पॉइंट ले लिया मैंने 4,0, और एक बी मैंने ले लिया उस केस में 4,10, है ना, ये मैंने ले लिया बी 4,10। ठीक है, और मैंने एक जो पॉइंट ले लिया यहाँ पर, वो मैंने क्या ले लिया, वो मैंने ले लिया 8, सॉरी, हाँ, वो मैंने ले लिया 8,0। ठीक है, ये मेरे पास आ गया, ए जो है वो 4,0 है, बी जो है वो 4,10 है, और सी जो है वो कितना है 8,0 है। बताना है हमें इस त्रिभुज का
हमें क्या क्या निकालना है, इस त्रिभुज का पहले तो सेंट्रॉइड निकालना है, मतलब कि इसका केंद्रक निकालना है, ठीक है। दूसरा हमें क्या निकालना है, इसका लंब केंद्र निकालना है, ठीक है। तीसरा हमें क्या निकालना है, तीसरा हमें निकालना है इसका परिकेंद्र। ये तीनों चीजें हमें निकालनी है, ठीक है। तो एक तो इस क्वेश्चन को हम फिगर से ऐसे ही कर सकते हैं, फिगर से बहुत इजीली कर सकते हैं, फिगर से मतलब अगर हम फिगर ड्रॉ कर लें इसका तरीके से तो ठीक है, तो हमें दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। अगर फिगर से नहीं कर सकते तो लेंस से कर लो, लेंस से भी इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस सवाल तुम्हारे पास इन तीन के ऊपर आए, तुम्हारा पहला काम ये होगा कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें त्रिभुज का पहचान करनी है कि कोई त्रिभुज अपना विशेष प्रकार का त्रिभुज तो नहीं है, ये समकोण समद्विबाहु या समबाहु त्रिभुज तो नहीं है। तो अगर मान लो मैं इसको अगर मान लो डायरेक्टली वो लेंथ वगैरह करके देखना चाहूँ, तो ए बी की लेंथ कितना आएगा बताओ, ए बी का लेंथ। तो ए बी का लेंथ ए और बी के बीच का दूरी, देखो दोनों के एक्स तो सेम है, तो रूट में 4 - 4 का स्क्वायर और वाई में 10 - 0 का स्क्वायर, तो कितना लेंथ आ गया ए बी का, ए बी का लंबाई 10 आ गया। अगर मैं लेंथ निकालूं बी सी का, तो बताओ ये कितना लंबाई आएगा, तो 4 - 8, तो ये 4 - 8 कितना हो गया, 4 - 8 4, 16 आ गया, और वो 10 - 0 तो 100 आ गया, तो ये आ गया √116। और अगर मैं ए सी का लंबाई निकालूं, तो ए सी का लंबाई क्या आएगा, ए और सी के बीच का दूरी, तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है, वो 4 आ जाएगा, है ना। अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें, तो देखो ये ट्राइंगल जो है वो समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बताओ, इसमें अगर मैं ए बी का स्क्वायर करूंगा तो 100 आएगा, ए सी का स्क्वायर करूंगा तो 16 आएगा, तो 100 + 16 तो हो गया 116, और वही बी सी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, यहाँ पर ए बी का स्क्वायर और ए सी के स्क्वायर का सम जो आ रहा है वो बी सी के स्क्वायर के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। और समकोण कहां पर है, तो देखो जो बराबर में आता अकेला आता है वो कर्ण होता है, तो बीसी इसका कर्ण हो गया। तो बीसी इसका कर्ण हो गया, तो पक्का त्रिभुज कैसा होगा, पक्का त्रिभुज कुछ इस प्रकार का होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कंफर्म हो गया। अब तो हम सब कुछ आसानी से निकाल सकते हैं। पहली बात कि अब हम निकालते हैं तीनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो पहली चीज तो हमें निकालना है केंद्रक, केंद्रक हमें निकालना है, तो केंद्रक तो हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, आसान है, तीनों के एक्स को जोड़ दो, एक का एक्स 4, एक का एक्स 4, एक का एक्स 8, तो 4 + 4 + 8 तो 16/3, ठीक है। और तीनों के y का सम बटे 3, तो एक का y 0, एक का 10 और एक का 0, तो 0 + 10 + 0 तो 10/3 केंद्रक आ गया। अब हमें मान लो लंब केंद्र निकालना है। अगर हमें पता, अगर ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं आता, तो हम वो वाला जो फॉर्मूला जो हमने अभी सवाल किया था इस तरह का सवाल करते, अभी तो हम कर सकते हैं। लंब केंद्र कहां पर आएगा इसका भाई, तो लंब केंद्र वहां पर आएगा जहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री का कोण कहां बन रहा है, ए पे बन रहा है, तो बस ए ही क्या हो गया इसका, ए लंब केंद्र हो गया। और कोऑर्डिनेट्स क्या है, के 4, 0, तो लंब केंद्र क्या आ गया इसका, 4, 0 आ गया। तीसरा क्या करना होगा हमें, तीसरा हमें निकालना होगा परिकेंद्र। परिकेंद्र के लिए हमने क्या बोला भाई, कि तीनों जो हाइपोटेनस बनेगा, जो विकर्ण बनेगा, तो जो विकर्ण का मध्य बिंदु आएगा वही परिकेंद्र बनेगा। तो विकर्ण यहाँ पे कौन, सॉरी विकर्ण नहीं, कर्ण, सॉरी कर्ण, कर्ण कौन है, बी और सी। तो बताओ बीसी का मध्य बिंदु क्या है, तो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो दोनों के x का सम बाई 2 और दोनों के y का सम बाई 2, तो 4 + 8/2, तो 4 + 8 12 हो गया, तो 12/2 6 आ गया। और एक क्या आ गया, एक आ गया 10 + 0/2, तो ये 5 आ गया। तो परिकेंद्र क्या आ गया इसका, परिकेंद्र इसका 6,5 आ गया। इस तरह से हमने क्या किया, तीनों चीजों को यहाँ पर निकाल दिया आसानी से। अगर वो अंत्य केंद्र की बात करता, तो उस केस में क्या करते हैं हम, जैसे अगर हम एक का एक्स ले लेंगे 4, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक के एक्स को सामने वाली भुजा की लंबाई से करेंगे। सामने वाली भुजा कौन होती है, एक के सामने वाली बीसी होती, लंबाई कितनी बीसी की वो अपने पास है, तो उसको मल्टीप्लाई करते, तो 4 × √116, ऐसे फिर बी के लिए भी करते, ऐसे सी के लिए करते, और डिवाइड में तीनों भुजाओं की लंबाई का योग आता। इस तरह से हम काम करते अंत्य केंद्र को निकालने के लिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई ट्राइंगल विशिष्ट प्रकार का आ गया, तो हम डायरेक्टली उस केस में उसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सारी बातें हो गई इनके ऊपर, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एक और नोट लिखो, इसके बाद आप नेक्स्ट नोट। इस नोट में भी कुछ चीजें बहुत काम की हैं, वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो नोट के अंदर आप लिखो पहला पॉइंट, ठीक है। देखो हमने अभी 4 बिंदुओं की बात करी है ट्राइंगल के अंदर। एक तो बात करिए केंद्रक की, फिर बात करिए परिकेंद्र की, फिर बात करिए लंब केंद्र की, और फिर बात करिए अंतः केंद्र की। आप एक चीज हमेशा याद रखो कि जो केंद्रक, केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, एंड जो क्या कहते हैं इन सेंटर, अंतः केंद्र, अंतः केंद्र, इन सेंटर, ये जो होते हैं ना, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर लाई करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमेशा ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, चाहे ट्राइंगल कैसा भी हो, चाहे ट्राइंगल अपना जो है वो क्या कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो, अधिक कोण त्रिभुज हो, न्यून कोण त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, कैसा भी हो, ये हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही लाई करते हैं,
जैसे ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अंदर ही कहीं केंद्रक आएगा, ट्राइंगल के अंदर ही कहीं केंद्रक आएगा। कैसा भी ट्राइंगल, कैसा भी त्रिभुज हो जाए, कभी भी त्रिभुज के बाहर ये बिंदु नहीं जा सकते। अब अपन बात करें किसके बारे में, जो बचे हुए उनके बारे में, ठीक है। बचे हुए कौन कौन बचा हुआ, अपना क्या नाम है उसका, एक तो परिकेंद्र बच गया, और एक बच गया अपना ऑर्थो सेंटर। तो एक तो लंब केंद्र बच गया, लंब केंद्र, ठीक है। एक तो ये बच गया लंब केंद्र मतलब ऑर्थो सेंटर, और एक बच गया अपना परिकेंद्र मतलब सरकम सेंटर, ये बच गया सरकम सेंटर। अगर अपन इनकी बात करें तो देखो इनके बारे में हम क्या क्या बोलते हैं, तो एक बार वो चीज देख लेते हैं। ये अलग अलग जगह अलग अलग रहते हैं। तो देखो इसमें हम बोलेंगे पहला केस, ए पार्ट इसका, कि अगर हमारे पास त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल मतलब क्या होता है इसका, न्यून कोण त्रिभुज, इसमें सभी एंगल कैसे हैं, सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं, न्यून कोण त्रिभुज। अगर सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो ये जो बिंदु हैं दोनों, ये दोनों बिंदु इनसाइड द ट्राइंगल लाई करेंगे, ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएंगे दोनों बिंदु। मतलब लंबे केंद्र भी ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा और परिकेंद्र भी ट्राइंगल के अंदर ही आ जाएगा, अगर ये न्यून कोण त्रिभुज होगा तो, मतलब सभी एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे तो। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री आता है, एक कोण 90 डिग्री, अभी हमने बात भी की थी, एक कोण 90 डिग्री आएगा। तो उस केस में क्या हुआ था, देखो दोनों ही जो बिंदु हैं वो ट्राइंगल पर ही आ गए, ऑन द ट्राइंगल, दोनों ही बिंदु कहां पर आ गए, ट्राइंगल पर ही आ गए। देखो हमने देखा भी था कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल है अपने पास, अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखो जो ऑर्थो सेंटर है वो ए पर आ गया था, तो ये बिंदु तो ट्राइंगल के ऊपर ही है, ये तो ट्राइंगल का एक बिंदु है। और जो उसका परिकेंद्र आया था वो क्या आ गया था, वो बीसी का मध्य बिंदु आ गया था, तो बीसी का मध्य बिंदु भी ट्राइंगल पर ही लाई करेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो उस केस में क्या हो गया, दोनों ही बिंदु जो है वो ट्राइंगल पर ही आ जाएंगे। और अगर तीसरा केस क्या आ गया, अगर हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, अगर हमारा ट्राइंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हो गया, यानी कि एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, इसको हम बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में दोनों बाहर लाई करेंगे, दोनों लाई करेंगे आउटसाइड द ट्राइंगल, दोनों जो बिंदु हैं वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेंगे, चाहे वो लंब केंद्र हो चाहे वो परिकेंद्र हो। अगर ट्राइंगल कैसा है, अगर ट्राइंगल अपना ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, जैसे अगर मान लो ये ट्राइंगल आ गया, ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, तो ऑर्थो सेंटर भी बाहर लाई करेगा, लंब केंद्र भी बाहर लाई करेगा, और जो परिकेंद्र है वो भी कहाँ लाई करेगा, वो भी निश्चित तौर पर इसका बाहर ही लाई करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। एक और नोट बस लास्ट लिख लेते हैं, उसके बाद फिर अपन ये सारा पार्ट खत्म करेंगे, और फिर अपन उसके बाद एरिया की बात करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल की, और एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और साथ में नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस भी करेंगे, जो अब तक पढ़ाया हो उसमें से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, चलिए, अभी लास्ट पार्ट बचा है कि नोट देख लेते हैं बस। तो नोट में लिख लीजिए आप, ये भी नोट भी काफी महत्वपूर्ण है। जैसे हमने बात की थी कि अंतः केंद्र ट्राइंगल में क्या आया था, ट्राइंगल में अंतः केंद्र जो कौन समद्विभाजक हैं ए बी सी के, उनका संगामी बिंदु जो आया था वो अंतः केंद्र आया था। ठीक है, तो जैसे मान लो ये मेरे पास आ गया भाई त्रिभुज एबीसी, ये मेरे पास क्या आ गया, एक एबीसी त्रिभुज आ गया, ये आ गया एबीसी त्रिभुज। मान लो ये जो है अपने पास ये ए का कौन समद्विभाजक है। ठीक है, क्या कर रहा है, ये ए का एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मतलब कौन समद्विभाजक, कौन को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाला। ठीक है, तो ये और ये दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे, फिर ये भी a/2 बन जाएगा और ये भी a/2 बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये मान लो बीसी को जो है वो डी पॉइंट पर मिल रहा है, मान लो क्या कर रहा है, ये जो है वो बीसी भुजा को कहाँ मिल रहा है, मान लो बीसी भुजा को ये डी बिंदु पर मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो बीसी को जब डी बिंदु पर मिलेगा ना, तो ये जो डी बिंदु है ना, ये बीसी को एक नियत अनुपात में विभाजित करेगा, एक फिक्स रेशियो में विभाजित करेगा। यानी कि डी जो बिंदु है वो बीसी पर आ गया, तो जो बीडी का और सीडी का रेशियो आएगा, जो बीडी का यानी इस लेंथ का और इस लेंथ का, इसका जो रेशियो आएगा, ये इनकी पास वाली भुजाओं की लंबाई के बराबर आएगा, इनकी पास वाली भुजाओं की लंबाई। तो बताओ बीडी के पास वाली कौन है, तो बताओ बीडी के पास वाली भुजा कौन है त्रिभुज के अंदर, तो वो बीडी ये रहा, बीडी के पास वाली ये यार दिख रहा है क्लियरली, बीडी के पास वाली, तो बीडी के पास वाली कौन है, ए बी। ठीक है, बीडी के पास वाली कौन है, ए बी। बताओ सीडी के पास वाली कौन है त्रिभुज में, तो ये सीडी है, सीडी के पास वाली ये रही यार, तो सीडी के पास वाला कौन है, एसी। तो बीडी और सीडी का जो अनुपात आएगा वो ए बी और एसी के अनुपात के बराबर आ जाएगा। अगर ए बी की लंबाई मान लो 4 हुई और एसी की लंबाई मान लो 7 हुई, तो ये जो बीडी और सीडी का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा, वो 4:7 हमारे पास आ जाएगा। तो ये बेसिकली उनकी लंबाई पर निर्भर निर्भर करेगा।
ठीक है। जैसे अगर मान लो मैंने सिमिलर वे में, चलो एक और दूसरा ट्रायंगल लेके देखते हैं ना। जैसे अगर मैंने यही प्रॉपर्टी देखो मैंने एक बार फिर लगा दी, मान लो मेरे पास ये ट्रायंगल है एबीसी, है ना। अब बजाय ए का कौन समद्विभाजक लेने के, मैंने कौन समद्विभाजक ले लिया बी का, ठीक है। तो ये मिलेगा कहीं ना कहीं एसी को, ये भी क्या है, ये भी बी का कौन समद्विभाजक है। और मान लो इसने इसको ई पॉइंट पर प्रतिच्छेद किया, एसी को क्या किया इसने, ई पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। तो अब अगर मैं रेशियो निकालूं, किस किस का रेशियो, सामने वाली जिस बिंदु पर मिल रहा है, तो वो दो भागों में विभाजित कर रहा है ई, है ना। तो जो अगर मैं ए और ईसी का जो मैं रेशियो निकालूंगा, इस लेंथ का, ए वाली लंबाई का और ईसी वाली लंबाई का अगर मैं अनुपात निकालूं, तो इनका जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा। तो तुम ये देखो कि ए के पास में कौन है, तो देखो ए के पास में त्रिभुज में कौन है, तो ए के पास में त्रिभुज में ये रहा यार, कौन है ए के पास में, तो ए भी है, ठीक है। बताओ ईसी के पास में कौन है, ईसी के पास में तो ये ईसी रहा। बताओ इसके पास में कौन है त्रिभुज में, तो इसके पास में बीसी है। तो किसके बराबर आ जाएगा, तो ये बराबर आ जाएगा ए बी अपॉन ए सी के। ए बी अपॉन बीसी मतलब ए बी का लेंथ अपॉन बीसी का लेंथ। तो इस केस में हम इस तरह से बिंदु ए को भी, बिंदु ई को भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ा फील हो आपको कि इन सारी बातों का मतलब क्या, मैं यहाँ पर क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक सरल सा सवाल इसके ऊपर हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो, तुम्हें क्या दिया हुआ है, तुम्हारे पास त्रिभुज एबीसी है। उस त्रिभुज एबीसी में तुम्हें देखो क्या क्या दिया हुआ है। तुम्हें त्रिभुज एबीसी में दिया हुआ है कि तुम्हारे पास जो पॉइंट ए है वो क्या है, वो 5,6 है। ए पॉइंट जो तुम्हें दे रखा है वो दे रखा है 5,6। बी तुम्हें दे रखा है 0,1। बी तुम्हें दे रखा है 0,1। सी तुम्हें दे रखा है 11,0। ये तुम्हें दे रखा है। आगे लिखा हुआ है कि अगर अगर ए का जो एंगल बाइसेक्टर है, अगर ए का जो एंगल बाइसेक्टर है वो वो मिलता है किसको, बीसी को। बीसी को मिलता है कहां पर, डी पर। वो मिलता है साइड बीसी को कहां पर, डी पर। तो हमें निकालना है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, पॉइंट डी के निर्देशांक क्या आएंगे, वो हमें निकालना है। तो देखो जब भी एंगल बाइसेक्टर वाली बात होगी तो दिमाग में नोट आना चाहिए, दिमाग में प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप सारी चीजों को ढंग से पढ़ोगे ना यार, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपने को देखने को नहीं मिल सकता। और आपने जो भी अब तक पढ़ा है, ये आपने अगर प्रॉपर्ली सब कुछ कवर किया, इनके ऊपर प्रैक्टिस करी क्वेश्चंस की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो अगर थ्योरेटिकल पार्ट ये है जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, और उसका आप उस तरह के आपको सवाल और लगाने हैं, अगर आपने सवाल लगा लिए तो मैं गारंटी देकर बोल सकता हूँ इनसे बाहर सवाल एक भी नहीं आएगा आपके एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि भाई ये ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। ए हमारे पास कितना है 5,6, बी क्या है 0,1 और सी क्या है 11,0। क्या बोल रहा है ये कि अब अगर ए का एंगल बाइसेक्टर हमने खींचा और वो बीसी को कहा मिल गया, बीसी को डी पर मिल गया, ये क्या है, ये ना तो माध्यिका है ना, माध्यिका भी नहीं है ये ना तो लंब है, कुछ भी नहीं है, बस ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। तो ये एंगल को दो बराबर भागों में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो ये एंगल बाइसेक्टर आ गया। तो हमें क्या करना है, हमें इस डी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो हमने अभी बात करी थी कि जो रेशियो आएगा, जो बीडी और सीडी का जो अनुपात आएगा वो क्या आएगा, वो बराबर जो बीडी और सीडी के जो सामने जो पास वाली जो भुजा हैं उनकी लंबाई के बराबर आएगा। तो भाई बीडी के पास वाली भुजा कौन सी है, तो बीडी के पास वाली तो दिख रहा है यार क्लियरली ए बी है, ठीक है। बताओ सीडी के पास वाली भुजा कौन सी है त्रिभुज के अंदर, तो सीडी के पास वाली एसी है। क्या अपन अब ए बी और एसी निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं यार। तो पहले मैं ए बी की लंबाई निकाल देता हूं, है ना, ए बी की, ठीक है। बताओ ए बी की लंबाई कैसे निकालें, तो ए बी की लंबाई मतलब ए और बी के बीच की दूरी। तो ए 5,6 है और बी 0,1 है, तो दूरी निकालते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो 5 माइनस 0 का स्क्वायर तो 25 आ गया। फिर आ गया 6 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये भी 25 आ गया। तो ये आ गया √50, मतलब 25 × 2 आ गया, तो ये 5√2 हो गया। इसका जब रूट लेंगे तो ये 5√2 आएगा। अब अपन एक तो अपने को ए बी की लंबाई चाहिए, तो वो आ चुकी है। एक अपने को चाहिए एसी की लंबाई, तो एसी का लंबाई क्या आएगा, ए और सी के बीच का दूरी। तो ए 5,6 है, सी 11,0 है। तो 5 - 11, तो 5 - 11 हो गया -6, उसका स्क्वायर 36 आ गया। फिर आ गया 6 - 0 का स्क्वायर, तो ये भी 36 आ गया। तो ये आ गया √72। अब √72 मतलब 36 × 2, तो ये कितना आ गया, ये 6√2 आ गया, ठीक है। तो दोनों आ चुके हैं, ए बी भी आ चुका है और बी सी भी आ चुका है। तो रख दो तुम उनको यहाँ पर। तो बी डी अपॉन सी डी कितना आ गया, तो ए बी तो आ गया 5√2 और ए सी आ गया 6√2। √2 से √2 कट जाएगा, तो बी डी और सी डी का जो अनुपात है वो कितना आ गया, वो आ गया 5:6। वो आ गया 5:6, यानी कि डी जो है वो बी को और सी को डिवाइड कर रहा है किस अनुपात में, 5:6 में। जो ये नंबर आएगा वही वो अनुपात होगा।
तो वो डिवाइड कर रहा है 5:6 में। तो अपन अब आसानी से निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट डी का। तो बताओ कोऑर्डिनेट क्या आएगा डी का, तो अगेन लगाएंगे अपन सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या आएगा बताओ, तो बी की तरफ 5 है तो मल्टीप्लाई सी के एक्स से होगा, तो 5 × 11 प्लस 6 × 0, 6 × 0 आ गया, डिवाइड में सम ऑफ रेशियो, तो 5 + 6 आ जाएगा। यही सेम काम वाई के लिए करेंगे, तो उसका जो रेशियो है वो 5 है, तो 5 × 0, उसका जो रेशियो है वो 6, तो 6 × 1, 6 × 1 डिवाइड में क्या आया 5 + 6, तो ये आ गया। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया अपने पास डी का, तो कोऑर्डिनेट आ गया डी का 55, ये 11, पंजे 55, 55 और बटे 11, तो 5 हो गया ये। और ये कितना आ गया 6/11। तो इसका मतलब जहां पर ये इसका क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, जहां पर ये इसका एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, कौन समद्विभाजक मिलेगा बीसी सेगमेंट को, उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो आएंगे 5,6/11। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अगली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल का एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं अगर हमें कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो, और इसके अलावा हम अब तक जो पढ़ा है उसके ऊपर जो क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं वो सारे करेंगे। ठीक है, बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।